सुप्रीम कोर्ट का कास्ट रिजर्वेशन को लेकर एक और नया फैसला आ गया है। कोर्ट से एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सब कैटेगरी बना सकते हैं राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। 7 जजों की पीठ का बहुमत से यह फैसला है। 2004 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। ईवी चिन्नैया केस को 7 जजों की बेंच ने पलट दिया है। अब स्टेट्स के पास ये अधिकार होगा कि वो एससी एसटी की भी सब कैटेगरीज को बना सकते हैं। मतलब कि एससी एसटी में जो और भी ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस होंगी उनको अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। और इस डिसीजन के बाद से फिर से कास्ट और रिजर्वेशन को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीच में आकर इस फैसले को मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। लेकिन जो भी ये रिजर्वेशन का टॉपिक है, ये हमेशा से हमारे देश में एक मुद्दा बन के रहा है। तो एवरीथिंग इज फाइन, जातिगत भेदभाव हो रहा है आप करो, बट आप सिर्फ ये कह दो कि ये छोटी जाति का है तो गरीब है, ये भी गलत है। आप अपनी जाति वालों को आप खुद दबा रहे हो। जो जिन भी लोगों को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो हमेशा इस चीज के सपोर्ट में ही होते हैं, और बाकी लोगों की इस पर अपनी अपनी राय भी है। जाति का है तो एक परसेंटेज ऑफ कोट आपके लिए तय है, टैलेंट का कोई बात नहीं है। बहुत अनफेयर हो रहा है। लाइक कुछ टाइम पहले ये खबर आई थी कि ये आईएएस ऑफिसर नकली डिसेबिलिटी और कास्ट के सर्टिफिकेट बनवाकर आईएएस बनी थी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर कई आरोप हैं, जिनमें सबसे ज्यादा विवाद नकली विकलांगता सर्टिफिकेट और नकली ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर है। तो ऐसी खबरें सुनने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है कि जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन बनाई गई थी, क्या उनको इस चीज का फायदा मिल भी रहा है, या फिर मेडिकल जैसे जो प्रोफेशंस है उनमें रिजर्वेशन मिलनी भी चाहिए या फिर नहीं। और क्या उस इंसान को रिजर्वेशन सिर्फ तब तक मिलना चाहिए जब तक उसको उस रिजर्वेशन की जरूरत है। पढ़ाई होती है मेडिकल पढ़ाई, उसमें आरक्षण होना चाहिए। नहीं, उसमें आरक्षण का कोई नीड नहीं है। आपको लगता है आरक्षण होना चाहिए देश में? हम कहते हैं जिसको नॉलेज हो वो चाहे जिस जात का हो। और जो अभी के इलेक्शंस हुए थे उनमें भी रिजर्वेशन को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया गया था, और जितनी आबादी उतना हक जैसी बातें भी की गई थी, और यहाँ तक कि रिजर्वेशन को 50% तक बढ़ाने की बात भी की गई थी। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और जो ये रिजर्वेशन बढ़ाने वाला मुद्दा है, इसने अपना असर साफ साफ दिखाया भी। और इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस के वोट्स डबल हो गए थे 2019 के कंपैरिजन में। अब यूपी को ही देख लो। लेकिन क्या कास्ट और रिजर्वेशन हमारे देश का इतना बड़ा हिस्सा है कि लोग डेवलपमेंट से ज्यादा कास्ट और रिजर्वेशन के नाम पर वोट्स देते हैं? और फिर इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज को भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। और यहाँ तक कि सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से बिहार आज तक हमारे देश का सबसे गरीब स्टेट है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो यहाँ पर क्लिक करके तुम देख सकते हो। लेकिन क्या जो ये रिजर्वेशन और कास्ट है, क्या ये हमारे देश में पहले से ही है? और अगर नहीं तो ये आई कहां से? 4 वेदों में से एक है ऋग्वेद, जिसमें ह्यूमन बॉडी की मदद से सोसाइटी के 4 वर्णों को दर्शाया गया है। जिसमें ह्यूमन बॉडी के सर का हिस्सा होता था वो होते थे ब्राह्मण्स। इसमें गुरु और ऋषि मुनि आया करते थे, जिनका काम होता था सोसाइटी को एजुकेट करना, और यहाँ तक कि सोसाइटी के लिए विजन भी यही लोग तैयार करते थे। दूसरा वर्ण होता था क्षत्रिय, जो कि ह्यूमन बॉडी के हैंड को दर्शाता था। इनमें आते थे किंग्स और वॉरियर्स। इनका काम होता था सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखना और उसको गवर्न करना। थर्ड वर्ण होता था वैश्य, जो कि ह्यूमन बॉडी की जंघा से निकलता था। इसमें फार्मर, ट्रेडर, बिजनेसमैन आते थे। और आखिरी और चौथा वर्ण था शूद्र, जो कि ह्यूमन बॉडी के फीड से निकलता था और जिनका काम होता था बाकी वर्णों को सर्व करना। और इसी को बोलते थे वर्ण व्यवस्था। ऐसा तुम्हें हर सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा, जो कि सोसाइटी को मेंटेन करने का एक तरीका है। और ऐसी ही किसी टाइप की वर्ण व्यवस्था तुम्हें आज के टाइम पे भी देखने को मिल जाएगी, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जिनमें हर लेवल के अपने अपने काम होते हैं। और इस वर्ण व्यवस्था में कोई भी भेदभाव वाली बात नहीं थी। हर इंसान को अपने रोल्स मिलते थे और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने अपने काम किया करते थे। सभी की शिक्षा एक साथ होती थी और जो जिस काम में अच्छा होता उसको वही काम करने को मिलते। कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकता था अपने स्किल सेट के बेसिस पर। और भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 से 16 के बीच में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि 4 वर्ण है और हर कोई अपने अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और हमारे काम ही हमारा वर्ण तय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, ये वर्ण व्यवस्था आगे चलकर बिगड़ती चली गई और वर्णों का आधार अब कर्म नहीं जन्म से होने लगा। लोग अपने अपने हिसाब से चीजें बदलते चले गए और ये वर्ण व्यवस्था अब भेदभाव में बदल चुकी थी, जो कि सोसाइटी को पूरी तरीके से खत्म कर रही थी। लेकिन जब ये बात ब्रिटिशर्स ने देखी तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाने की सोची, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। जब ब्रिटिशर्स ने भारत में कास्ट सेंसस करवाया तो उन्होंने देखा कि सेम कास्ट के कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को क्षत्रिय बता रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि वो पहले ब्राह्मण थे और अब जाकर क्षत्रिय बने हैं।
जो ये दिखाता था कि हमारे देश में पहले वर्ण व्यवस्था फिक्स नहीं थी और जब ब्रिटिशर्स ने कास्ट सेंसस बनवाया तो कई नई कास्ट भी उभर कर आई। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में कास्ट सेंसस करवाया तो उससे चीजें बिगड़ी। उन्होंने तो बस परफेक्ट बने हुए खाने में एक्स्ट्रा नमक डाल दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले से ही हमारे देश में छुआछूत जैसी चीजें थी। सेम कुएं से पानी ना पीना, छोटी जात वाले बड़ी जात वालों के साथ बैठ नहीं सकते थे, उनके साथ खा नहीं सकते थे। और यही चीजें आज भी हमारे देश में देखी जा सकती हैं। और इसी चीज को हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स गांधी जी, अंबेडकर जी और सावरकर जी ने नोटिस भी किया और इसको सुधारने की सोची भी। लेकिन इन फ्रीडम फाइटर्स को इस चीज की जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए थी कि ये लोग जानते थे कि अगर इस चीज का समाधान जल्दी से जल्दी नहीं निकाला तो ये चीज आगे चलकर इतनी बड़ी बन जाएगी कि देश आजाद भी हो जाए तो ये देश के टुकड़े करवा देगी और हिंदू सोसाइटी को तुड़वा देगी। इसीलिए इन्होंने अंग्रेजों के साथ तो लड़ा ही और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे मोर्चे भी खोल दिए। और तीनों ही फ्रीडम फाइटर इस चीज पर अपने अपने ही तरीके से काम करते। जहां अम्बेडकर जी खुद भी एक दलित थे, उन्होंने इस चीज को पर्सनली भी फील किया हुआ था कि उनको क्लासरूम में घुसने नहीं दिया जाता था, सेम मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो वो ये चाहते थे कि देश में दलित को एक अलग से वोटिंग सिस्टम मिले जिसमें दलित ही वोट करेंगे और वही इलेक्शन भी लड़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ये मानते थे कि छुआछूत तो गलत है, पर सभी कम्युनिटीज को देश में समान ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दोनों के ही इस बात पर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। अंबेडकर जी अपनी बात पर अड़े रहे और इसी चीज को देखकर गांधी जी ने फास्ट अंटिल डेथ शुरू कर दिया। रोज रोज नई नई खबरें निकल कर आती थी कि गांधी जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, जिस वजह से अंबेडकर जी के ऊपर इतना प्रेशर बना कि उन्हें अपनी मांग वापस लेनी पड़ी। और वो कहीं ना कहीं ये भी जानते थे कि गांधी जी को अगर कुछ हो गया तो वो पूरे के पूरे विलन बना दिए जाएंगे और साथ ही साथ पूरी दलित कम्युनिटी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद अंबेडकर जी की भी मानते हुए दलितों को फिक्स्ड सिस्टम तो नहीं लेकिन फिक्स्ड रिजर्वेशन जरूर मिला। फिर इसके बाद SC/ST के लिए गवर्नमेंट जॉब और कॉलेजेस जैसी जगहों पर रिजर्वेशन भी रखी गई। और यहाँ पर SC/ST के लिए कोई क्रीमी लेयर भी नहीं रखी गई। क्रीमी लेयर का यहाँ पर मतलब है कि किसी की इनकम कितनी भी बढ़ जाए उसको रिजर्वेशन मिलती ही रहेगी, वो उसके बेनिफिट्स उठाता ही रहेगा। लेकिन फिर 1991 में OBCs को भी ये रिजर्वेशन दी गई और उनके लिए क्रीमी लेयर को भी डिसाइड किया गया। इसके बाद सरकार 10% EWS रिजर्वेशन भी लाई, जिसमें वो लोग आते थे जो कि अपर कास्ट के तो थे लेकिन उनकी इकोनॉमिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो इतना आज तक रिजर्वेशन मिला है इसका कोई फायदा हुआ भी है या फिर नहीं? ये चार्ट देखो जो कि दिखाता है गवर्नमेंट जॉब्स में जनरल वाले तो अपनी पूरी सीट्स भर ले रहे हैं, लेकिन जो कि SC/ST OBC वाले लोग हैं वो अपनी रिजर्व सीट भी फिल नहीं कर पा रहे। और जैसे जैसे हम अपना लेवल लो करते जाते हैं वैसे वैसे ये नंबर भी बदलते जाते हैं। जो लो लेवल्स की जॉब्स हैं उसमें जितने SC/ST होने चाहिए थे उससे कहीं ज्यादा उनके नंबर्स हैं। इससे ये शो होता है कि आज भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो हाई लेवल की पोस्ट पर पहुंच ही नहीं पा रहे, उनको लोअर क्लास के ही जॉब्स मिल रही हैं और आज भी वो जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में पीछे ही हैं। SC/ST OBC की एजुकेशन तो सुधरी है लेकिन परफॉर्मेंस आज भी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि रिजर्वेशन को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं वही फिल नहीं हो रही हैं तो तुम रिजर्वेशन बढ़ाकर करोगे क्या? बल्कि इसकी जगह तो ओवरऑल एजुकेशन को ठीक करना चाहिए और इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जो ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये एक अच्छी चीज है लेकिन हर जगह पर नहीं, और ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। और जो ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है ये अब एक लूप बन गया है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कास्ट के नाम पर वोट्स मांगती हैं और जो लोग हैं वो कास्ट के नाम पर ही वोट्स भी देते हैं और ये लूप ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है। और वैसे तो गांधी जी, अंबेडकर जी और सावरकर जी तीनों अलग अलग इंसान थे और खुद के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, लेकिन ये तीनों एक बात पर एग्री जरूर करते थे और वो कॉमन बात थी इंटरकास्ट मैरिजेस। इनका मानना ये था कि इंटरकास्ट मैरिजेस से डिस्क्रिमिनेशन भी कम होगा और जो सोसाइटी है वो अच्छे से ग्रो भी करेगी और इसके कई बायोलॉजिकल फायदे तो हैं ही। तो इस टॉपिक पर आप लोगों के क्या ओपिनियन है मैं जानना जरूर चाहूंगा, तो कमेंट में जरूर लिख देना। और अगर जानना चाहते हो कि कैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने आज तक बिहार को कभी ग्रो ही नहीं होने दिया और किस तरीके से इसी वजह से यूपी आने वाले टाइम में बर्बाद हो सकता है, तो ये दोनों वीडियोस यहाँ पर आ रही होंगी तो जरूर देख लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।